हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे छोटा सा टॉपिक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस आखिर क्या होती है, कैसे हम इसको देखते हैं, क्या होगा, यहाँ पर बात करते हैं। हम इसको समझने के लिए एक बार एक प्लांट सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। और मैं यहाँ पे प्लांट सेल का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऑर्गेनेल्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, जिनमें डीएनए है। अगर मैं यहाँ पर एनिमल सेल का एग्जाम्पल लेता तो वहाँ सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता। प्लांट सेल ले लिया तो एक और ऑप्शन है, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। नाउ इन केस ऑफ दिस प्लांट सेल, अगर हम देखें कि भाई डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको ये पता है कि प्लांट सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमेटिन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इस डीएनए को मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ दिस प्लांट सेल दो ऑप्शंस और है। ऑप्शन नंबर 1, यहां प्रेजेंट है एक ऑर्गेनेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए प्रेजेंट है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, और ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो इसको मैं mtDNA कह देता हूं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लिया है प्लांट सेल का, ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा प्लांट सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल और है, और ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में भी डबल स्ट्रैंडेड कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। इसको मैं कह देता हूं cpDNA, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। नाउ हम इन दोनों डीएनए को कंपेयर करते हैं, न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया एंड cpDNA। तो हमको कुछ बातें हैं यहाँ से समझ में आएगी इन दोनों के बारे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर डीएनए की, तो न्यूक्लियर डीएनए ऐसा डीएनए है जो डिवीजन फेज में आगे जाकर के ऐसे क्रोमोसोम्स की शेप लेगा। तो इस न्यूक्लियर डीएनए को मैं क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकता हूं, क्रोमोसोमल डीएनए। ये हो गया क्रोमोसोमल डीएनए। यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रियल और cpDNA है, ये कभी भी ऐसी क्रोमोसोम जैसी शेप नहीं बनाएंगे। ये हमेशा सर्कुलर ही रहेंगे, क्रोमोसोम जैसी शेप नहीं बनाएंगे। इसलिए मैं इसको या तो कह दूं नॉन क्रोमोसोमल, डीएनए, या मैं इसको कह दूं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। नॉन क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं इसको हम, एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं बेसिकली। नाउ क्योंकि ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए इसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। ये डीएनए न्यूक्लियस के बाहर है, इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। डीएनए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कहेंगे क्योंकि ये आउटसाइड द न्यूक्लियस है, और ये नॉन क्रोमोसोमल है क्योंकि ये क्रोमोसोम जैसी शेप नहीं बनाएगा। और इसके बारे में क्या क्या बातें कर सकते हैं अपन। जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, वो न्यूक्लियर डीएनए मेल और फीमेल दोनों साइड से आगे प्रोजेनी में पास किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्रोजेनी, contributed
to progeny from both parents, from both पेरेंट्स। जबकि ये वाला जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये मोस्ट ऑफ द टाइम contributed by मदर की साइड से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, जैसे कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं, सम जिम्नोस्पर्म, जहां पर फादर साइड से आता है, फ्रॉम फादर साइड, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फादर साइड से यानी पोलन ग्रेन साइड से आएगा। क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम मदर की साइड से आता है, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इट इज नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस। और ये जो जिम्नोस्पर्म में फादर की साइड से आता है, इसको कहते हैं पैटर्नल इनहेरिटेंस। पैटर्नल इनहेरिटेंस, मदर से आ रहा है तो मैटरनल इनहेरिटेंस, फादर से आ रहा है तो पैटर्नल इनहेरिटेंस, जबकि ये दोनों पेरेंट्स हैं वो मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल लूं एक्सेप्शनली, कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाई पेरेंटल मोड होता है, बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस बोल सकते हो आप। जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये एक क्लेमाइडोमोनास है और ये दूसरा क्लेमाइडोमोनास है, दोनों क्लेमाइडोमोनास फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर ये एक तरीके से एक सिंगल जाइगोट बना लेंगे, मतलब कि ये एक सेल बना लेंगे। तो यहाँ दोनों ही क्लेमाइडोमोनास के माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों क्लेमाइडोमोनास के क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो कंट्रीब्यूट हो गए हैं। तो यहाँ बाई पेरेंटल मोड भी है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट जो इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करती है। अभी और बातें करेंगे इनके बारे में, और क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ से जो कंपैरेटिव है, अच्छे हैं, सवाल जहाँ से पूछे जा सकते हैं, समझने में हमको हेल्प मिलेगी। जैसे आप उसी में कंटिन्यू करते जाइएगा। जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, इट इज सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट होता है। तो ये डीएनए मेंडल का सेग्रीगेशन फॉलो करता है, फॉलोज द सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल। और ये वाले डीएनए हैं वो फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो। जब हम कोई रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं तो इस डीएनए के सेंस में रेसिप्रोकल क्रॉस गिव्स द सेम रिजल्ट। रेसिप्रोकल क्रॉस गिव्स द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट देता है रेसिप्रोकल क्रॉस। यहां पर रेसिप्रोकल क्रॉस डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट। रेसिप्रोकल क्रॉस does not give the same result, सेम रिजल्ट नहीं आता। इन केस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए आपको मेंडेलियन रेशियोज मिलेंगे, मेंडेलियन रेशियोज, लेकिन आपको इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल और सीपीडीएनए नो मेंडेलियन रेशियो। मेंडेलियन रेशियो आपको नहीं मिलेगा 3:1 या 1:2:1, ऐसे जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियोज नहीं मिलते हैं। तो न्यूक्लियर डीएनए है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब कुछ ऐसे ही बातें हैं वो लिख लीजिए, लिखिए। न्यूक्लियर डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल, बट माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए are also responsible for some of the characters. So
their inheritance is known as extra chromosomal inheritance. Their inheritance is also known as non-Mendelian inheritance. ये नॉन मेंडेलियन है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस होती है। बाकी हमने लिख लिया, रेसिप्रोकल क्रॉस गिव्स द डिफरेंट रिजल्ट, सेम रिजल्ट ये हो गया, लैक ऑफ मेंडेलियन सेग्रीगेशन रेशियो, और ठीक है, हो गया। नाउ अब हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से कौन कौन सी इनहेरिटेंस है होती है, उसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट डीएनए की वजह से इनहेरिटेंस। पहले माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से देखते हैं। सो इनहेरिटेंस ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हमने एक तो बात ये करी है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा होता है। अब इसकी एक और छोटी सी बात करते हैं। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 16S rRNA बनेगा, 16S rRNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये रिजेंबल करता है एक बैक्टीरिया के 16S rRNA से, और इस बैक्टीरिया का नाम है रिकेट्सिया प्रोवोजकाई। रिकेट्सिया प्रोवोजकाई, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया के अल्फा प्रोटियोबैक्टर ग्रुप से बिलोंग करता है। अल्फा प्रोटियोबैक्टर ग्रुप से ये बैक्टीरिया बिलोंग करता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम है। तो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम हो गया। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम कॉन्ड्रियोन भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए is also known as chondrion। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एक और नाम है, कॉन्ड्रियोम। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में एक और छोटी सी बात और समझते हैं कि अगर आपसे ये पूछे कि कोई जीनोम क्या होता है, जीनोम का मतलब क्या होता है, तो जीनोम का मतलब होता है टोटल डीएनए। टोटल डीएनए का मतलब न्यूक्लियर डीएनए प्लस उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, प्लस उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो सीपी डीएनए। तो ये हो गया हमारे पास में जीनोम के बारे में। किसी सेल का या किसी इंडिविजुअल का जो जीनोम है वो क्या होता है, वो आप यहां से देख लीजिएगा। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है पेटाइट कॉलोनीज इन यीस्ट। पेटाइट कॉलोनीज इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर पेटाइट कॉलोनीज। पहले तो पेटाइट का मतलब समझो। पेटाइट का मतलब होता है टाइनी, स्मॉल। यीस्ट के अंदर स्मॉल साइज की कॉलोनीज बनती है यीस्ट की, यानी इंडिविजुअल यीस्ट का साइज छोटा रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझिए। आपको ये पता हो अगर तो, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और ये कॉम्प्लेक्स 4 होता है, पढ़ा है आपने। नाउ
कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, इनसे होते हुए इलेक्ट्रॉन्स जब पहुंचते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के पास, तो ये कॉम्प्लेक्स 4 हाफ ऑक्सीजन को यूज करके वाटर बना देता है, और इसी दौरान जो है वो इस साइड प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और फिर एटीपी सिंथेज से जब ये प्रोटॉन अंदर आते हैं तो एटीपी भी बनती है। ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म है जो आपने पढ़ रखा होगा पहले कहीं पे। अब यहाँ पर इसका पेटाइट यीस्ट से क्या लेना देना है वो समझते हैं। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4, इसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, या इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोल सकते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है वो भी बोल सकते हैं। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये हो गया एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब इसमें बहुत सारी सब यूनिट्स होती है, ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें से मल्टी सब यूनिट में से कुछ सब यूनिट्स ऐसी हैं जो बनती है फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, और कुछ सब यूनिट्स ऐसी है जो बनती है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आ रही है बात समझ में? ये कोई यीस्ट है, इसके पास में ये न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका डीएनए है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, ठीक है। वो इनफोल्ड कर लेना, अंदर वाली मेम्ब्रेन को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को बनाने के लिए न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों के दोनों डीएनए चाहिए। अगर दोनों के दोनों डीएनए फंक्शनल होंगे तभी ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज प्रॉपर बन पाएगा। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज अगर प्रॉपर बनेगा तो ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर पाएगा और इसमें एटीपी का फॉर्मेशन अल्टीमेटली हो पाएगा, तो सेल है वो नॉर्मल साइज की होगी। बट अगर इस वाले डीएनए में म्यूटेशन हुआ या इस वाले में हुआ या दोनों में हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली एनर्जी नहीं बनेगी, और अल्टीमेटली एनर्जी अगर नहीं बनेगी तो अब आप समझ लीजिए कि इस यीस्ट की साइज छोटी रह जाएगी। तो ये रीजन है कि यीस्ट है वो टाइनी या स्मॉल क्यों रहती है, इस वजह से। आप लिखिए माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स that code for cytochrome oxidase may be defective. Due to that defective complex 4, the yeast is not able to use oxygen, hence remain small in size, which is known as पेटाइट yeast. अब मेरी बात सुनो कि ये पेटाइट यीस्ट है वो कैसे बनती है, उसके लिए हम 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है वो 2 टाइप के डीएनए से बनता है। एक डीएनए जो न्यूक्लियस में है, दूसरा डीएनए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में है। दोनों में से यदि किसी भी डीएनए में दिक्कत हुई तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा तो ईटीएस अफेक्ट होगी। ईटीएस अफेक्ट होगी, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि भाई साइज यीस्ट की छोटी रह जाएगी, बात खत्म, इतनी सी तो बात है। अब 3 तरीके के पेटाइट यीस्ट होते हैं। पहला यीस्ट, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पेटाइट या इसे कहते हैं सेग्रीगेशनल पेटाइट। क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए है वो सेग्रीगेशन का लॉ फॉलो करता है, इसलिए इसको सेग्रीगेशनल पेटाइट कहते हैं। इस केस में या इस टाइप के अंदर आपको एक कंडीशन माननी है, और कंडीशन क्या माननी है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो नॉर्मल है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नॉर्मल, बट
न्यूक्लियर डीएनए इज डिफेक्टिव, न्यूक्लियर डीएनए डिफेक्टिव है। तो इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियर पेटाइट, न्यूक्लियर डीएनए की वजह से पेटाइट। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की वो सब यूनिट जो न्यूक्लियस वाला डीएनए बनाता था उनमें दिक्कत है, उनमें म्यूटेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ओके है। अब एक काम करते हैं, 2 यीस्ट लेते हैं। यह है नॉर्मल यीस्ट, ठीक है। नॉर्मल यीस्ट के अंदर न्यूक्लियस भी नॉर्मल है, इसमें मान लो कैपिटल ए जीन है, कैपिटल ए का मतलब नॉर्मल जीन है, और यहां पर एक ही कॉपी होगी क्योंकि यीस्ट है वो हैप्लॉइड है। साथ ही साथ इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी नॉर्मल है, ये देखो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल है, ठीक। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक यीस्ट ऐसी है जिसके अंदर डीएनए में स्मॉल ए जीन है, तो ये इसका न्यूक्लियस है वो अफेक्टिव है, बट इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नॉर्मल है ऐसे, लेकिन ये न्यूक्लियस की वजह से स्मॉल बन गई। ये है पेटाइट यीस्ट, हम इनका क्रॉस कराएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें न्यूक्लियर वाला जीन, ये जीन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एनकोड करता है, ये भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सही है। दूसरी वाली यीस्ट पेटाइट है, उसके पीछे का कारण क्या है? न्यूक्लियर डीएनए है वो सही नहीं है, डिफेक्टिव है। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ओके है। अब इन दोनों का फ्यूजन कराया, फ्यूजन कराने से दोनों यीस्ट का डीएनए एक साथ आया, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये बन गया एक बार डिप्लॉइड कंडीशन। अभी पहली वाली यीस्ट का माइटोकॉन्ड्रिया जो बिल्कुल नॉर्मल है वो भी आ गया इस सेल के अंदर, और दूसरी वाली यीस्ट है उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया सेल के अंदर। दोनों माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये बन गई एक बार के लिए डिप्लॉइड यीस्ट, 2n यीस्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि यीस्ट है वो हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, इन्होंने मिलकर डिप्लॉइड सेल बना तो ली, लेकिन वापस से रिडक्शन डिवीजन होगा तो वापस से जो है वो ये क्या बन जाएगी? हैप्लॉइड बनेगी। तो ये पहले तो जाएगी एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, पहले जीवन में जाएगी, जीवन के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स डबल हो जाएंगे, एस फेज में डीएनए डबल हो जाएगा। मेरे को डीएनए से समझाना है आपको। तो जो एक कैपिटल ए है इसका रेप्लिकेशन होगा तो एक कैपिटल ए से 2 कैपिटल ए बन जाएंगे, और जो स्मॉल ए है इसका भी रेप्लिकेशन होगा तो इससे भी 2 स्मॉल ए बन जाएंगे। समझ में आया? ये तो हो गई न्यूक्लियस की कहानी। और इसके बाद में देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, उनका नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि अब रेप्लिकेशन हो गया है, तो मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो बन जाएंगे यहाँ पे, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया सारे के सारे। फिर ये सेल जाएगी एनाफेज 1 के अंदर, उसके बाद जाएगी एनाफेज 2 के अंदर। तो मैं सीधे ही 4 सेल बना देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर 2 कैपिटल ए की कॉपी है, 2 स्मॉल ए की कॉपी है, हमको 4 हैप्लॉइड सेल बनानी है। तो पहली हैप्लॉइड सेल के अंदर पहुंचेगी कैपिटल ए की कॉपी, और माइटोकॉन्ड्रिया तो नॉर्मल ही है सारे के सारे, तो सारे माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल पहुंचेंगे, ये यीस्ट बनेगी नॉर्मल यीस्ट। दूसरा कैपिटल ए दूसरी हैप्लॉइड सेल में पहुंच जाएगा, मियोसिस डिवीजन चल रहा है और कोई नई बात नहीं है यहाँ पे, तो ये दूसरी जो सेल है वो भी नॉर्मल बन गई। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबके पास नॉर्मल पहुंचेगा। अब हमारे पास 2 कैपिटल ए थे, दोनों कैपिटल ए मिल गए हैं 2 सेल्स को, अब बचे स्मॉल ए। तो एक स्मॉल ए एक सेल में जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल ए डिफेक्टिव है इसलिए ये यीस्ट छोटी साइज की बनेगी, हालांकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो सही है। दूसरा स्मॉल ए दूसरी सेल में जाएगा तो इसमें भी डिफेक्टिव डीएनए पहुंचा न्यूक्लियस वाला, तो ये दोनों बनेगी पेटाइट और ये भी बनेगी पेटाइट। अब देखिए, अगर एक नॉर्मल यीस्ट हो एक पेटाइट यीस्ट हो और डिफेक्ट आता है न्यूक्लियर डीएनए में, तो हमको अल्टीमेटली पेटाइट इज टू नॉर्मल का रेशियो क्या मिलता है? 2:2, यानी 1:1।
1:1 का रेशियो क्या सजेस्ट करता है? 1:1 का रेशियो सजेस्ट करता है कि जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियर डीएनए होता है, उस डीएनए का सेग्रीगेशन इक्वल होता है। न्यूक्लियर डीएनए इक्वली सेग्रीगेट होता है। तो देखो 4 में से 2 प्रोजेनी नॉर्मल है, 2 प्रोजेनी पेटाइट है, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है। इसे कहते हैं सेग्रीगेशनल पेटाइट। तो सेग्रीगेशनल पेटाइट का रिजल्ट क्या आएगा? 1:1। नॉर्मल और पेटाइट का रेशियो बोल दीजिए, या पेटाइट और नॉर्मल का रेशियो बोल दीजिए, 1:1 का रेशियो आता है। दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरे टाइप के अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। अगर इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो ये खुद तो एनर्जी बना नहीं सकती, इसको एक्सटर्नल एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ऐसी यीस्ट जो होगी, उस यीस्ट को कल्चर मीडिया के ऊपर रखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, पहला तो था न्यूक्लियर पेटाइट्स या सेग्रीगेशनल पेटाइट, दूसरे को कहते हैं न्यूट्रल पेटाइट। न्यूट्रल पेटाइट का अर्थ होता है नो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ही एब्सेंट है, तो इसे न्यूट्रल पेटाइट कहते हैं। जैसे अब समझिए, एक यीस्ट है बिल्कुल नॉर्मल, उसमें कैपिटल ए है, और दूसरी और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नॉर्मल है, ठीक है। ऐसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नॉर्मल है। यह है बिल्कुल से नॉर्मल यीस्ट। दूसरी यीस्ट, इस बार न्यूक्लियर डीएनए में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो न्यूक्लियर डीएनए तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, इसलिए ये छोटी साइज की रह गई, थोड़ी छोटी बना लेना, पेटाइट यीस्ट। अब वही करवाना है, इन दोनों को फ्यूज़, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, दोनों को फ्यूज कराएंगे तो पहली वाली का कैपिटल ए और दूसरी वाली का भी कैपिटल ए एक साथ आ गया। पहली वाली के माइटोकॉन्ड्रिया, देखो मैं यहाँ पे बनाने में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की कमी नहीं है। ये आ गया एक ही सेल के अंदर 2n कंडीशन। नाउ अब इन सेल्स के अंदर जब जीवन स्टेज आएगी, तो जीवन स्टेज के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स हैं, उनका डुप्लीकेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे बन जाएंगे। उसके बाद में एस फेज आएगी, फिर G2 फेज आएगी। मेरे को आपको सिर्फ जो चीज़ समझानी है वो समझाओ कि दोनों के दोनों कैपिटल ए की कॉपीज़ है, उनका रेप्लिकेशन हो जाएगा तो 4 कॉपी बन जाएगी कैपिटल ए की। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज है वो बन जाएंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गए और ये सेल बन गई, ठीक। अब एनाफेज 1 और उसके बाद एनाफेज 2, क्योंकि यहां पर ना तो न्यूक्लियर वाले डीएनए में डिफेक्ट है और ना ही यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है। ध्यान रखना कि इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, लेकिन इस सेल में तो है और वो भी नॉर्मल। तो होगा क्या, एनाफेज 1 के बाद जो 4 यीस्ट बनेगी, चारों के पास में नॉर्मल तो पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया और नॉर्मल पहुंचेगा जीन। अब जब ये नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया और नॉर्मल जीन सब में पहुंच गए तो भाई कोई पेटाइट क्यों ही बनेगा, तो ये भी पेटाइट नहीं है, ये भी पेटाइट नहीं है। तीसरी सेल, न्यूक्लियर डीएनए भी ओके है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी ओके है। चौथी सेल, न्यूक्लियर डीएनए भी ओके है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी ओके है, तो यहां पर बन गए ऑल नॉर्मल। तो जब कभी भी न्यूट्रल पेटाइट का केस होता है तो वो सारे के सारे नॉर्मल बनते हैं। इसका मतलब नॉर्मल इज टू पेटाइट का रेशियो आया 1:0 मतलब ऑल और 0। तो ये हो गया हमारे पास में एक और टाइप के पेटाइट्स।
अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टाइप के पेटाइड्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट की वजह से बनते हैं, क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस ही तो पढ़ रहे थे अभी तक। तो ये जो इनहेरिटेंस है एक तो न्यूक्लियर डीएनए की वजह से थी और दूसरा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था इस वजह से थी। अब आता है हमारे पास में काम का एक और टाइप पेटाइड्स का, इट इज नोन एज सप्रेसिव पेटाइड। सप्रेसिव पेटाइड क्या होते हैं? जब न्यूक्लियर डीएनए ओके हो, न्यूक्लियर डीएनए नॉर्मल, मतलब वो जीन जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बनाता है वो नॉर्मल है न्यूक्लियर वाला, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो डिफेक्टिव है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्टिव है, न्यूक्लियर डीएनए है वो ओके है। तो अब क्या होगा देखिए, एक सेल है, ये सेल बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल सेल है तो इसमें कैपिटल ए प्रेजेंट है और नॉर्मल ही इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये है नॉर्मल सेल। नाउ एन दूसरी सेल है, उसमें न्यूक्लियर डीएनए तो ओके है क्योंकि हमने कहा कि न्यूक्लियर डीएनए सही है, लेकिन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है। तो जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मैं इनको ऐसे डॉट से दिखा रहा हूं, तो ये बन गया पेटाइट यीस्ट और यहां पर ये जो है वो है डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों यीस्ट का फ्यूजन करा दो, पहली वाली यीस्ट का कैपिटल ए आया, दूसरी वाली यीस्ट का भी कैपिटल ए आया। पहली वाली यीस्ट से नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया आया और दूसरी वाली यीस्ट के ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है वो आ गए। ठीक है, ये बन गया 2N। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, समझना है, अप्लाई करना है। देखिए, ये जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में एक खास प्रॉपर्टी होती है। इन डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और उस जीनोम साइज में एटी रिच सीक्वेंसेस बढ़ जाते हैं। एटी रिच सीक्वेंसेस होंगे तो डीएनए जल्दी खुलेगा और छोटे साइज का होगा तो जल्दी से रेप्लिकेट होगा। जल्दी से रेप्लिकेट होगा तो इसका फायदा ये मिलेगा इनको कि जब तक एक नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया एक डिवीजन करेगा तब तक ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीपल डिवीजन कर जाएंगे। तो इस वजह से इनका नंबर जल्दी से बढ़ जाएगा कम समय के अंदर। तो जब ये एस फेज को पार करके सेल आगे पहुंचेगी तो देखो कैपिटल ए एक है, इसके तो 2 कैपिटल ए हो गए, दूसरे वाले कैपिटल ए के फिर से 2 कैपिटल ए हो गए, कैपिटल ए तो 4 हो गए, न्यूक्लियर डीएनए उसका तो डुप्लीकेशन हो गया। जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी डिवाइड हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि वो डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन इसमें डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनका नंबर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। ऐसे जब ये एनाफेज 1 और एनाफेज 2 को पास करेंगी सेल्स, तो इन सेल्स में एक कैपिटल ए, एक 2 नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, बट मल्टीपल डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो ये पेटाइट बनेगी। अब ये मत बोलना कि ये सेल में तो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया भी है फिर ये पेटाइट क्यों बनी। इस सेल के अंदर डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है तो इस सेल के ऊपर लोड ज़्यादा हो गया ऑर्गेनिल्स का। ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस तो करेंगे नहीं, उल्टा एटीपी इनको खर्च करेंगे। तो यहाँ पर जो 4 सेल्स बनी हैं, इन चारों सेल्स में भले ही नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा हो आपको, लेकिन इन चारों सेल्स के अंदर पेटाइट कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में
ज़्यादा है। जो माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एनर्जी नहीं बनाएगा और ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो सेल की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये चारों के चारों बन गए पेटाइट। ऐसे केस में नॉर्मल टू पेटाइट का रेशियो कितना आया? 0:1। तो हमारे पास में 3 तरीके के पेटाइट हैं। न्यूक्लियर पेटाइट 2:2 रेशियो, न्यूट्रल पेटाइट, ऑल न्यूट्रल, 0 पेटाइट। ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से सप्रेसिव पेटाइट, इन्हें हम देखेंगे तो रेशियो क्या आएगा हमारे पास में? ऑल पेटाइट, 0 नॉर्मल। तो ये हुआ हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया के पेटाइट, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से जो यीस्ट पेटाइट हो जाती हैं उनका एक केस। अब आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल्स की। देखो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की और भी कई सारी जो है वो कैरेक्टर्स हैं। एक छोटा सा पेडिग्री का सा क्वेश्चन बताता हूं। जैसे देखो, अगर मदर को डिजीज है और मदर के डिजीज होने की वजह से जितने भी बच्चे हैं सबको डिजीज है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जितने भी बच्चे हैं सबको डिजीज है। और यदि फादर को डिजीज है लेकिन एक भी बच्चे को डिजीज नहीं है, तो ये केस किसका हो गया कंफर्म? ये केस हो गया हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस का। मैटरनल इनहेरिटेंस। तो मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि मदर के पास में अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट है तो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया सब में जाएगा, बच्चों में, तो सारे के सारे बच्चे, क्योंकि जो एग होता है वो एग एक टाइप की फुल सेल होती है, इसलिए उसके अंदर ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट होंगे। चलिए अब आपको मैं अदर एग्जाम्पल्स बताता हूं जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट होने से इनहेरिटेंस पैटर्न पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं। अदर एग्जाम्पल्स, जैसे एक एग्जाम्पल है म्यूटेशन इन साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम बी जीन। क्योंकि ये जीन है, दोनों माइटोकॉन्ड्रियल जीन है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर है ये, इसलिए इनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो भी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होगी। दूसरा एक होता है पोकी न्यूरोस्पोरा। पोकी न्यूरोस्पोरा। देखो पोकी न्यूरोस्पोरा के अंदर क्या होगा, ये स्लो ग्रोइंग न्यूरोस्पोरा है। पोकी का मतलब होता है स्लो, तो ये है स्लो ग्रोइंग न्यूरोस्पोरा। स्लो ग्रोइंग न्यूरोस्पोरा ये क्यों है? इसके पास में साइटोक्रोम ए एंड बी नहीं है, साइटोक्रोम ए एंड बी एब्सेंट, इसलिए पोकी या स्लो ग्रोइंग है। एक इंसानों में डिजीज होती है जिसका नाम है लेबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। लेबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, लॉन सिंड्रोम, LHON, लॉन सिंड्रोम। इसके अंदर सडन ब्लाइंडनेस हो जाती है, सडन ब्लाइंडनेस, अचानक से आदमी अंधा हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में ऑप्टिक न्यूरोपैथी का एक एग्जाम्पल। एक और डिजीज है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। मायोक्लोनिक, हार्ट की जो सेल्स हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट हो जाता है, तो मायोक्लोनल एपिलेप्सी विथ रैग्ड रेड फाइबर सिंड्रोम।
ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं MERRF, मर्फ सिंड्रोम, MERRF सिंड्रोम। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जहां से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में और माइटोकॉन्ड्रिया का ही है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी लगभग 135 टाइप के स्पीसीज के अंदर देख ली गई है। अब ये समझिए है क्या, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसे कहते हैं CMS कंडीशन। पहले तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मेल स्टेराइल होगा अगर उसमें एक कंडीशन प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के अंदर, इस केस के अंदर यदि म्यूटेशन हो गया, ये CMS म्यूटेशन, तो CMS म्यूटेशन होने की वजह से जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन वो डिफेक्टिव होता है। इसका मतलब ये हो गया एंथर और पोलन ग्रेन और मेल गैमिट्स आर नॉन फंक्शनल। या तो एंथर ही नॉन फंक्शनल है, या पोलन ग्रेन नॉन फंक्शनल है, या मेल गैमिट नॉन फंक्शनल है। ऐसे केस में अगर कोई प्लांट जो है वो CMS म्यूटेशन वाला प्लांट होगा तो वो मेल प्लांट की तरह बिहेव नहीं कर सकेगा। खास बात यह है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नॉर्मल। इस केस में फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होगा वो होगा नॉर्मल, बिल्कुल से नॉर्मल। इट मीन्स CMS म्यूटेशन में एक प्लांट है, वो प्लांट मेल स्टेराइल होता है बट फीमेल फर्टाइल होता है, फीमेल फर्टाइल। इसका मतलब फीमेल पार्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस फंक्शनल पोलन ग्रेन और मेल गैमिट्स बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इन द मेल सेक्स ऑर्गन इज डिफेक्टिव। माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफेक्टिव होगा तो प्लांट है वो, मेल पार्ट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, या मेल सेक्स ऑर्गन्स है वो काम नहीं करेंगे, तो मेल गैमिट अल्टीमेटली फंक्शनल नहीं होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। एक जीन है जिसका नाम है रीस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी। ये जीन न्यूक्लियर जीन है, न्यूक्लियर जीन, ठीक है। CMS म्यूटेशन को लेकर के प्लांट दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल प्लांट्स, नॉर्मल इसको मैं N लिख लेता हूं, और एक होते हैं स्टेराइल, इसको मैं S लिख लेता हूं। ये जो जीन है, ये जीन भी न्यूक्लियर जीन, इसके दो एलील हैं, कैपिटल F एलील बोल देता हूं इसको, और दूसरे को स्मॉल f एलील बोल देता हूं, कैपिटल F एलील, स्मॉल f एलील। नाउ कैपिटल F एलील only works when CMS mutation present, और कैपिटल F है वो तभी काम करेगा जब प्लांट में CMS म्यूटेशन हो चुका होगा। अगर प्लांट में CMS म्यूटेशन नहीं है तो ये काम नहीं करता, और जब ये काम करेगा तो इवन आफ्टर CMS म्यूटेशन plant becomes fertile, plant becomes fertile। ध्यान रखना, तो इसने क्या किया,
फर्टिलिटी को रिस्टोर कर दिया। प्लांट के पास में CMS म्यूटेशन था, लेकिन इस जीन की वजह से वापस फर्टिलिटी आ गई, तो अब ये प्लांट है वो मेल फर्टाइल हो गया, मेल फर्टाइल प्लांट हो गया। स्मॉल एफ एलील है, इसका कोई वैसे काम नहीं है। अगर प्लांट, इफ प्लांट इज नॉर्मल फॉर CMS म्यूटेशन, तो ये एलील काम ही नहीं करेगा। सो स्मॉल एफ प्रेजेंट। अगर CMS है और F है तो वो प्लांट नॉर्मल गैमेट्स है, वो बना पाएगा। अब इससे एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है CSIR ने, तो मैं आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो जो काम की बात है वो बता देता हूँ। 2019 में आसाम में एक पेपर हुआ था, उसमें आया था, ये आसाम के पेपर का है 2019 का। आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इन ए प्लांट, एक प्लांट में मेल स्टेरिलिटी इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील फॉर ए न्यूक्लियर जीन। तो इट इज कॉज्ड बाय डोमिनेंट न्यूक्लियर जीन MS। M का मतलब म्यूटेशन, S का मतलब स्टेराइल, ठीक है। फिर कहा है देयर आर ऑल्सो ए लाइन जिसके अंदर कैपिटल F जीन प्रेजेंट है, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैन रिस्टोर द फर्टाइल कंडीशन, फर्टाइल कंडीशन, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। देन आपको कहा एक क्रॉस इज मेड बिटवीन, अब देखो एक क्रॉस कराना है, उस क्रॉस को समझो ध्यान से। हमको कहा है कि एक क्रॉस इज मेड बिटवीन ए प्लांट स्टेराइल लाइन, यानी प्लांट स्टेराइल है तो उसके पास कम से कम एक तो कैपिटल M है, दूसरा कैपिटल है कि नहीं है पता नहीं, और अगर इसके पास में आपने कैपिटल F रखा तो ये स्टेराइल नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ स्मॉल f रखना पड़ेगा। तो ये प्लांट है स्टेराइल, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टेराइल है, ये मेल स्टेराइल है, तो ये प्लांट बिहेव करेगा फीमेल की तरह। मेल पार्ट तो इसका काम करता नहीं है, तो फीमेल की तरह काम करेगा। इसका क्रॉस कराया हमने एक होमोजाइगस रिस्टोरर लाइन। देखो होमोजाइगस रिस्टोरर लाइन है तो कैपिटल F और होमोजाइगस है इसलिए कैपिटल F। ये रिस्टोरर है तो एक कैपिटल F आता, और होमोजाइगस है तो यहाँ पर दूसरा भी कैपिटल F आएगा। फिर यहाँ पर कैपिटल M रखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ हम एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ ये? अब यहाँ से हमको बनाना है एक F1 प्रोजेनी, ये F1। आगे लिखा है कि इसमें यह भी लिखा है कि जिसके पास रिस्टोरर है वो डज नॉट कंटेन स्टेराइल लाइन, यानी ये स्मॉल m है। फिर यहां से एक स्मॉल m आएगा और एक कैपिटल F आएगा, यहां से एक स्मॉल f आएगा। अब यहां पर क्या लिखना है वो आगे पढ़ो। ऑफ द F1 प्रोजेनी ओनली दोज दैट कैरी द MS एलील, यानी कि जिनके पास कैपिटल MS एलील है उनकी सेल्फिंग कराई। इसका मतलब ये देखो वही बात हो गई, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b। अब मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, ये कैपिटल M, S को एक बार छोड़ो, S को भूल जाओ, कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल F स्मॉल f की क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं ऐसे। फिर आपसे पूछा है कि What is the probability of obtaining a male sterile line in F2? मेल को स्टेराइल बनाना है। मेल स्टेराइल तब बनेगा जब यहाँ से दोनों स्मॉल f आएंगे, तो यहाँ से दोनों स्मॉल f आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। और स्टेराइल ये अगर क्रॉस है कैपिटल M कैपिटल M में,
तो मुझे पता है 3/4 प्लांट ऐसे हैं जिनमें एक कैपिटल M है, एक कैपिटल M स्मॉल m है और एक और कैपिटल M स्मॉल m है। तो टोटल कितना हुआ 3/16 आंसर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था और यहां पर हमने देखा कि CMS कंडीशन में क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस का ये एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का ये एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट जो क्लोरोप्लास्ट की इनहेरिटेंस है, कप्पा पार्टिकल्स की इनहेरिटेंस है, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ प्रिपरेशन को अब जो है वो अपना अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।